नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेखक सआदत हसन मंटो की लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है नया कानून। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। हालांकि उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीजों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू के व्यापक ज्ञान से अच्छी तरह परिचित थे। पिछले दिनों उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर गंभीर लहजे में भविष्यवाणी की थी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा था कि स्पेन कहाँ पड़ता है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया था, विलायत में और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को इस बात का पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान घेरा बनाकर हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू का लोहा बांध रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त मॉल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताजा हिंदू मुस्लिम दंगे पर विचार विमर्श कर रहे थे। उस रोज शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा असाधारण तौर पर तमतमा रहा था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम दंगे की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाब कर बड़े चिंतित स्वर में कहा, ये किसी पीर की बद्दुआओं का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलते रहते हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी पीर का दिल दुखाया था, उसी पीर ने जलकर बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में तो फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आजाद करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहे तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा, या वो रूस वाला जिसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है। लेकिन हिंदुस्तान रहेगा गुलाम ही। और हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि पीर ने ये बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी। इस नफरत का सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। लेकिन उसकी घृणा की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ कुछ ऐसा सुलूक करते थे गोया वो जलील कुत्ता हो। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद नहीं था। जब किसी गोरे के सुर्ख व सफेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म के ऊपर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर सड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसका जी खराब रहता और शाम को अड्डे में आकर वो हल मार का सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भर कर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सिर की ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदर की औलादों ने। यूं रोब गांठते हैं जैसे हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शकल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा हो, बिल्कुल मुर्दार। एक धप्पे की मार और गिट पिट यों बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहल जी में आया उस गोरे बदबुखार की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दो, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज के आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता।
कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। तेरी कसम जान में जान आ जाए। और अब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में नया संविधान लागू होने वाला है। और उसकी खुशी की हद ही ना रही। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए नए संविधान यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बात कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज बदल जाएगी? दूसरा बोला, हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। क्या इस ब्याज के बारे में भी कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से बात करेंगे। इन मारवाड़ियों की गुफ्तगू उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता था, लेकिन उस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता रहा और अपनी बढ़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई से ऊंचे कर घोड़े की पीठ पर बागे ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा चल, जरा इसे बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उसके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आधा से दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर उसको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हद तेरी ऐसी की तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो मामूल के खिलाफ उसे वहां कोई जान पहचान वाला आदमी नहीं मिला। ये देखकर उसके सीने में एक अजीबोगरीब तूफान मचलने लगा। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को उसके अंदर से बाहर निकालने के लिए वो छटपटा रहा था, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। आधे घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की लोहे की छत के नीचे बेचैनी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के लागू होने की खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा किया था। वो उस नए कानून के बारे में जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में रायज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गहराई में सोच रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी की यह आशंका कि क्या ब्याज के बारे में भी कोई कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था। उसके तमाम जिस्म में एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। कई बार अपनी घनी मूंछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी। गरीबों के खटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून इनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। वो बहुत खुश था। खासकर उस वक्त उसके दिल में ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरों सफेद चूहों की थथुनियां नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नन्हू गंजा पगड़ी बगल में दबाए हुए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू उससे बढ़कर मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज में कहने लगा, ला हाथ इधर ला, ऐसी खबर सुनाओ कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी में बाल हो गए। और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे ले लेकर नए कानून के बारे में अपने दोस्तों से बातें शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसने कई बार नत्थु गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मार कर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत व्यवस्था की साम्यवादी गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। उसे वहां के नए कानून और दूसरी नई चीजें बहुत पसंद थी। इसीलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी नए संविधान के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को जो नए परिवर्तन होने वाले थे उन्हें वो रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दूसरे शहरों में सुर्ख पोशों का आंदोलन जारी था। उस्ताद मंगू ने इस आंदोलन को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ घुला मिला दिया था।
इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फलां शहर में इतने बम बनाने वाले पकड़े गए हैं या फलां जगह इतने लोगों पर बगावत के आरोप में मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम घटनाओं को नए कानून की पूर्व पीठिका समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था। एक दिन उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए कानून की बड़े जोर जोर से आलोचना कर रहे थे और वो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। उसमें से एक दूसरे से कह रहा था, नए विधान का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है, जो मेरी समझ में कभी अभी तक नहीं आया। ऐसी फेडरेशन संसार के इतिहास में आज तक किसी ने ना देखी ना सुनी। राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी यह फेडरेशन बिल्कुल गलत है। यूं कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो वार्ता हुई, चूंकि उसमें अधिकांश शब्द अंग्रेजी के थे, इससे उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के ही वाक्य को किसी हद तक समझा और इससे धारणा बनाई कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा वतन आजाद हो। चुनांचे इस विचार के तहत उसने इन 2 बैरिस्टरों को हिकारत की निगाह से देखकर मन ही मन कहा, थोड़ी बच्चे। जब कभी वो किसी को दबी जुबान में तोड़ी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा प्रसन्न होता था कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है, और यह कि वो शरीफ आदमी और तोड़ी बच्चे में भेद करने की क्षमता रखता है। इस घटना के तीसरे दिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 छात्रों को अपने तांगे में बिठाकर मिजंग जा रहा था कि उसने इन 3 लड़कों को आपस में बातें करते सुना। इस नए संविधान ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी है। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी ऑफिस में नौकरी जरूर मिल जाएगी। सही कह रहे हो, वैसे भी बहुत सी जगह और निकलेंगी। शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। तभी तीसरा बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर पहला बोला, वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे फिर रहे हैं, उनमें कुछ तो कमी होगी। इस वार्तालाप ने उस्ताद मंगू के मन में नए कानून की अहमियत और बढ़ा दी और वो उसको ऐसी चीज समझने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून, वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज, और हर बार उसकी नजरों के सामने अपने घोड़े का वो नया साजो सामान आ जाता जो उसने 2 साल पहले चौधरी खुदाबख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोक बजाकर खरीदा था। उस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकिल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी और जहां जहां पीतल का काम था वो तो सोने की तरह चमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का चमकदार व रोशन होना जरूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने नए कानून के खिलाफ और उसकी हिमायत में बहुत कुछ सुना, मगर उसके बारे में जो तस्वीर वो अपनी जहन में बना चुका था बदल ना सका। वो समझता कि 1 अप्रैल को नए कानूनों के लागू होते ही सब गड़बड़ ठीक हो जाएगी, और उसको विश्वास था कि उसकी आमद पर जो चीजें नजर आएंगी उनसे आंखों को ठंडक जरूर पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 21 दिन खत्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए थे। मौसम खिलाफे मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को उस्ताद मंगू सुबह सवेरे उठा और अस्तबल में जाकर घोड़े को तांगे में जोता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर खुशी व जोश से भरी हुई थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी आंखें आज खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंगे परों से बनी थी और उसके घोड़ों के सर पर जमी हुई थी, और सब चीजें पुरानी नजर आती थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14:30 आने में खरीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए गए बिजली के खंभों, दुकानों के बोर्ड और घोड़े के गले में पड़े घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इसमें कौन सी चीज नहीं थी? जाहिर है कोई भी नहीं।
लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। उसने सोचा अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी सबकी सब बंद ही हैं। इसके अलावा वो ये भी सोचता था हाई कोर्ट में तो 9 बजे के बाद काम ही शुरू होता है, अब इससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़े गर्व से 9 बजाए। जो छात्र कॉलेज के बड़े गेट से बाहर निकल रहे थे साफ सुंदर कपड़े पहने हुए थे, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने क्यों उसके कपड़े मैले मैले से नजर आए। शायद उसकी वजह ये थी कि उसकी निगाहें आज किसी बहुत जोरदार दृश्य का नजारा करने वाली थी। तांगे को दाएं मोड़कर वो थोड़ी देर बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों का आना जाना भी बढ़ गया था। हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनिहारों की नुमाइशी चीजें शीशे की अलमारियों में लोगों को दर्शन का निमंत्रण दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीजों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी व्याकुलता से गुजारे थे। उसको यकीन था कि बच्चा किसी न किसी दिन अवश्य पैदा होगा, मगर वो इंतजार की घड़ियां नहीं काट सकता था। वो चाहता था अपने बच्चे को सिर्फ एक नजर देख ले, उसके बाद वो पैदा होता रहे। चुनांचे इसी पराजित इच्छा के तहत उसने कई बार अपनी बीमार बीवी के पेट को दबाकर उसके ऊपर कान रख रख कर अपने बच्चे के संबंध में कुछ जानना चाहा था, मगर नाकाम रहा था। एक दफा वो इंतजार करते करते इस कदर तंग आ गया था कि अपनी बीवी पर भी बरस पड़ा था। क्या तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ी रहती है? उठ जरा चल फिर, तेरे अंग में थोड़ी ताकत तो आए। यूं तख्ता बने रहने से कुछ ना हो सकेगा। तू समझती है इस तरह लेटे लेटे बच्चा जन्म देगी? उस्ताद मंगू स्वभाव से बहुत जल्दबाज था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने में न सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि जिज्ञासु था। उसकी बीवी गंगावती उसकी इस किस्म की बेकरारी को देखकर आमतौर पर यही कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर मंगू उस्ताद नए कानून की प्रतीक्षा में उतना व्याकुल नहीं था जितना कि उसे अपने स्वभाव के हिसाब से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी या जवाहरलाल के जुलूस का नजारा करने के लिए निकलता था। लीडरों की महानता का अंदाजा उस्ताद मंगू हमेशा उसके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हुआ हो तो उस्ताद मंगू के निकट वो बड़ा आदमी था, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ की वजह से 2-3 फसाद होते होते रह जाए तो उसकी दृष्टि में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन में इसी तराजू पर तौलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो मॉल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और सोचा, चलो ये भी अच्छा है, शायद छावनी ही से ही कुछ नए कानून का पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल पर उतार दिया और सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाई और पिछली सीट पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीती हुई घटना के बारे में सोचना होता तो वो आमतौर पर अगली सीट छोड़कर पिछली सीट पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें और दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौकों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, जैसे उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के संबंध में नए अंदाजे दाखिले हो रहे थे।
वो नए कानून की मौजूदगी में म्युनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर विचार कर रहा था। नए कानून में कैसे मिलेंगे नंबर? वो सोच में डूबा हुआ था कि यूं उसे महसूस हुआ जैसे किसी सवारी ने आवाज दी है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क पर एक तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया, जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से सख्त नफरत थी। जब उसने अपने ताजा ग्राहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के भाव भड़क उठे। पहले उसकी इच्छा हुई कि उसकी तरफ किंचित ध्यान ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसके मन में आया कि इनके पैसे छोड़ना भी तो नादानी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं, इनकी ही जेब से वसूल करना चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और एक क्षण में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा रोका और पिछली सीट पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर, कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बेपनाह व्यंग्य था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथुने से ठोड़ी के ऊपरी भाग तक चली आ रही थी, एक कंपन के साथ गहरी हो गई, जैसे किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी हो। उसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को छाती की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। उस गोरे ने, जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे की पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुई और ऐसा महसूस हुआ उस क्षण एक साथ आमने सामने की बंदूकों से गोलियां निकल पड़ी हों और आपस में टकराकर आग का गोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से लगाम के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के कण कण को अपनी निगाहों से चबा रहा है। और गोरा कुछ इस तरह अपनी पतलून पर से कुछ ना दिख सकने वाली चीज झाड़ रहा था, गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। उस्ताद मंगू के जहन में शब्द गूंजे और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उसने शब्द अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे उसकी पिछली बरस झड़प हुई थी और उस फालतू के झगड़े में जिसका सबब गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। उसे मजबूरन ना चाहते हुए भी बहुत सी बातें सहनी पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास कारण से खामोश हो गया था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का फैसला आमतौर पर कोचवानों के खिलाफ होता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई और बोला, किराया 5 रुपया लगेगा। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया और चिल्लाया, 5 रुपया? क्या तुम? हाँ 5 रुपया। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भींचकर एक वजनी घूंसे की शक्ल इख्तियार कर गया था। क्यों, जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? ये कहते हुए उस्ताद मंगू का लहजा सख्त था। गोरा पिछले साल की घटना को याद करके उस्ताद मंगू की छाती की चौड़ाई नजरअंदाज कर चुका था। वो सोच रहा था कि इसकी खोपड़ी लगता है फिर खुजला रही है। इस उत्साह बढ़ाने वाले विचार के तहत वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया।
पॉलिश की हुई बेंत की छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी जांग के साथ 2-3 मरतबा टकराई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद के गोरे को देखा, गोया वो अपनी दृष्टि के भार से ही उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घूंसा कमान में से तीर की तरह ऊपर को उठा और पलक झपकते ही गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। हैरान चकित गोरे ने इधर उधर सिमटकर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की और जब देखा कि उस पर दीवानगी की हालत जारी है और उसकी आंखों में चिंगारियां बरस रही हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस चीखों पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम भी तेज कर दिया। वो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ही कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ क्यों? 1 अप्रैल को भी वही अकड़ क्यों? अब हमारा राज है बच्चा, अब नया कानून है। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू उन 2 सिपाहियों के बीच खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से विस्मय में डूबे वहां जमा लोगों की तरफ देखकर वो हाँफती आवाज में कह रहा था, वह दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियां, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े चेहरों के साथ मूर्खों की तरह कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था, कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना। और उस्ताद मंगू को हवालात में बंद कर दिया गया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में लेखक सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी नया कानून। अगर किस्सा कहानी पर किस्से कहानियां सुनना आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।